तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 का सेट 6 CA। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिया है HCF 99 और 153 का 9 है, तो इन्हीं संख्याओं का LCM कितना होगा। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आपका 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेम को आपको समझना है, क्वेश्चन की फ्रेम क्या है। HCF ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपकी दो संख्या हैं, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इन दो संख्याओं का हमें HCF दे रखा है 9 और मुझे इन संख्याओं का LCM पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सभी को पता है कौन सा सूत्र लगने वाला है। कौन सा सूत्र लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं। देखिए ये सूत्र सभी को मैंने रटवाया है, बिल्कुल याद करवा दिया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है इसलिए सबको याद हो गया होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। बस यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं आपकी कौन है, 99 और 153 है। पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या 153 है। इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, गुणन करना है, नहीं गुणा करना है। और HCF देखिए हमें 9 दे रखा है, मुझे LCM निकालना है, तो LCM को एज इट इज लिख दीजिए। कट रहा है 9 सही है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से गुणा कराएंगे तो 3 5 और 3 8, 5 और 1 6 और ये, तो आपका LCM कितना आ गया है 1683। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1683। ऑप्शन नंबर A4 आओ कभी हवेली पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा और हाँ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक नहीं करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, आप लाइक कर देते तो मोटिवेशन अंदर से आता है कि पढ़ाने का, ठीक है। तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले में से यांद्राक्ष, यांद्राक्ष का मतलब होता है बिना देखे, एक गेंद निकाली जाती है, उस गेंद के नीले होने की प्रायिकता कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊं क्या होता है कि एक बॉल है, सॉरी एक बॉक्स है आपके पास। इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में कुछ बोले हैं, बोले हैं ना, ये गेंदें हैं, इसमें कुछ गेंदें हैं, इसमें लाल गेंदें हैं, इसमें लाल गेंदें हैं और इसमें नीली गेंदें हैं, ठीक है। लाल गेंदें और नीली गेंदें हैं। लाल गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हैं 3, 3 लाल गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, अच्छा एक बॉक्स है, इसमें 3 लाल गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं। फिर क्या होता है, इसमें एक बंदा आता है, ये छुटकू से जो है एक ये बंदे ये हैं, ठीक है, एक ये लड़का है, ये क्या करता है इसमें हाथ डाल के एक गेंद को निकालता है। अब वो गेंद नीली होगी, ठीक है, नीली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है नीली गेंद होने की प्रायिकता। नीली गेंद होने की प्रायिकता मतलब भाई हाथ डाल के निकालेगा तो नीली निकलेगी गेंद, इसके कितने % चांसेस हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। तो नीली गेंद होने की प्रायिकता हमसे पूछी गई है। तो देखिए प्रायिकता कैसे निकालते हैं, सूत्र पता है आप सभी को, क्या सूत्र सबको पता होना चाहिए प्रायिकता निकालने का। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, यही तो सूत्र होता है ना, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो बस लगा दीजिए। संभव परिणाम क्या होते हैं, संभव परिणाम वे होते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया नीली गेंदें, तो नीली गेंदें कितनी है बताइए, नीली गेंदें कितनी है, देखिए नीली गेंदें 2 हैं, तो संभव परिणाम हमारे कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और कुल परिणाम, तो कुल परिणाम यानी कुल गेंदें कितनी हैं, जिनकी बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, गेंदों की बात हो रही है, तो कुल परिणाम कितने होंगे, कितनी गेंदें हैं, 3 और 2 5, तो कुल परिणाम हमारे 5 होंगे, यानी कुल गेंदें 5 हैं। तो हमारे जो प्रायिकता होगी वो 2/5 होगी, ठीक है, 2/5 होगी। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट हो जाएगा, B4 बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा 2026 में, लिख के ले लीजिए, मैं लिख के देता हूं। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए 1 2 3 4, ये सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है। तो देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। आपको ये वर्ग अंतराल दे रखी है, ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें माध्यक वर्ग बताना है। ये सारणी दे रखी है ना, सारणी, इस सारणी को देख के आपको माध्यक वर्ग बताना है और इस वाले क्वेश्चन में बहुलक वर्ग बताना है। देखिए माध्यक वर्ग आपसे पूछा जाए या आपसे बहुलक वर्ग पूछा जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्क माय पॉइंट्स,
मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे माध्यक वर्ग पूछा जाए या आपसे बहुलक वर्ग पूछा जाए, आपको क्या करना है, ये जो बारंबारता है इसमें देखना है। तो ये बारंबारता, इसमें सबसे बड़ा कौन है, आपको क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन है। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा देखो 8 है, देखो इसमें कौन है, सबसे बड़ा 8 है। तो जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर वाला ही हमारा माध्यक वर्ग या बहुलक वर्ग होता है। हमसे माध्यक वर्ग पूछा गया तो माध्यक वर्ग कितना होगा, 8 से 12, 8 से 12 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस वाले में आ जाओ, सेम टू सेम ऐसे करना है, इसमें भी सेम टू सेम करना है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है, 23 है। तो 23 के ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। 20 से 30 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने थे। बताइए मजा आया क्वेश्चन में, मजा आया कि नहीं मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब एक क्वाइन है, उस क्वाइन को फ्लिप करना है, उछालना है। जैसे ये आपके पास क्वाइन है, ठीक है, एक क्वाइन होगा, इस तरीके से क्वाइन होता है, उस पर एक तरफ हेड होता है और एक तरफ क्या होता है, उसके टेल होता है। एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, मतलब उसके दो चित्त होते हैं, दो फेस होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो आपसे पूछा गया है कि एक सिक्के को जब आप उछालेंगे तो उसके हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हमें क्या बताना है, हेड आने की प्रायिकता। सूत्र वही रहेगा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संभव परिणाम क्या होंगे बताओ, हेड कितने होते हैं, हेड तो एक ही होता है एक सिक्के में, तो एक संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, कुल फेस कितने हैं, दो है ना, तो दो। तो संभव परिणाम हमारे एक है और कुल परिणाम दो हैं। प्रायिकता क्या हो जाएगी, हेड आने की 1/2 हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं कि प्रायिकता निकालनी थी मुझे हेड आने की, तो हेड यानी संभव परिणाम, सबसे पहले क्या लिखते हैं, संभव परिणाम लिखते हैं। संभव परिणाम कितने होंगे, हेड, हेड कितने, एक है, तो संभव परिणाम एक बटा बटा कुल परिणाम कितने होंगे भाई, कुल कितने फेस हैं उसके, एक दो, हेड और टेल दो ही तो फेस हैं, तो कुल परिणाम आपके दो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2 ऑप्शन कौन सा सही है, 1/2 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे पूछा गया है संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। हमें यहाँ पे ये जो छठवें क्वेश्चन में 144 का आपको क्या निकालना है, गुणनखंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे आप। 144 है, करना है गुणनखंड, कर लीजिए। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंगे 12, 2 एकम 2 अठे 16, 2 नेम 18। अब देखिए आगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, गुणनखंड करना आता है आपको, बहुत बढ़िया आता ही होगा। बताइए इसमें दो कितनी बार आया, देखिए 1 2 3 4, दो कितनी बार आया, 4 बार आया, जितनी बार आया उतनी पावर कर दो। 4 बार आया था ना, तो पावर में 4 कर दिया। 3 कितनी बार आया, देखो 1 2, 3 केवल 2 बार आया, तो पावर में कितना होगा, 2 होगा। ये आपका होगा अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 54 और 336 का HCF कितना होगा। 54 है और 336 है, एक संख्या 54 है और एक संख्या है आपके पास 336। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले तो गुणनखंड करना है आपको 54 का। 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से काटिए 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसका कितना गुणनखंड आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 बार लिखो। 336 का भी काट लीजिए कहीं पे गुणनखंड, 336 है, कट कीजिए इसको 2 से, 2 एकम 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 से काटिए 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, कितनी बार आया, 2 4 बार, तो 2 को 4 बार लिखो। 3 और 7 है, आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का मतलब जो दोनों तरफ हो। तो देखिए दोनों तरफ इसमें कौन है, किसका बॉक्स बन रहा है, HCF का मतलब बॉक्स बनाने हैं आपको। तो देखिए एक इसका बॉक्स बन रहा है, बॉक्स किसका बनेगा, जो सेम टू सेम होंगे उसका बॉक्स बनेगा। तो देखिए 2 2 का बॉक्स बन जाएगा, एक ये, और किसका बॉक्स बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसका भी नहीं। देखिए हाँ इसका साथ बन रहा है, इसका बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, तो एक 3 का बॉक्स बन गया। तो हमारा HCF होगा 3 दूनी के 6 करेक्ट होगा। तो 6 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली फिर से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी बतानी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए एक्स अक्ष से दूरी बतानी है 2,3 की। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है,
बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्या है हमारे पास, एक 2,3 बिंदु है। इस बिंदु की आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। तो देखिए इसको आप डायग्राम से समझेंगे ना तो आप आराम से कर लेंगे, डायग्राम से आपसे आराम से हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए एक है, ठीक है, ये आपको पता है ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ये x अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये x अक्ष का निगेटिव। अगर ये y अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये निगेटिव होगा, ये डैश नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये बिंदु कहाँ पे होगा, आप मुझे ये बता सकते हैं क्या? x पे 2 है और y पे 3 है, तो x पे 2 यहाँ पे होगा कहीं पे, मान लो यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 4 है, और y पे होंगे ऐसे 1 2 3 4। तो देखो x पे 2 यानी x पे 2 और y पे 3 कहीं यहाँ पे देखो ये बनेगा यहाँ पे बिंदु, ये आपका बिंदु 2,3 है। ये जो बिंदु है आपका 2,3, ये जो बिंदु है इसकी आपको x अक्ष से दूरी बतानी है। तो बताओ x अक्ष से दूरी कितनी है, आप देख लीजिए। ये x अक्ष है ना, देखिए समझिए ये वाला बिंदु है, ये पॉइंट है आपका, इस वाले पॉइंट की इस x अक्ष से दूरी कितनी है? तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 2, कितनी है? 1 2, 2 ही है। तो कितनी है यहाँ पर? 2 इकाई है। कितना मुझे नीचे जाना पड़ रहा है? 2 इकाई नीचे जाना पड़ रहा है। देखो इसके बाद से नीचे 1 2, मुझे 2 इकाई दूरी दिख रही है। तो 2 इकाई ऑप्शन नंबर इसका बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे? चलिए सबसे पहले जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, एक द्विघात समीकरण दे रखी है। हियर इज गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज 3x² + 5x + 3 = 0। हमें बताने हैं इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल निकालने नहीं है, सिर्फ मुझे मूलों की प्रकृति बतानी है। इसके लिए मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? डी निकाल के। तो डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac। यानी कि अगर हमें किसी के भी मूल निकालने हैं तो मुझे सबसे पहले उसका विविक्त कर निकालना पड़ेगा। विविक्त का मतलब प्रकृति पता करनी पड़ेगी। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो मूल कैसे होंगे? मूल बराबर होंगे, ठीक है। अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ये चीज़ें होती हैं। चलिए सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डी का मान, फिर बाद में इन कंडीशन पे देखेंगे। देखिए बी यहाँ पर मिलेगा भैया आपको, ए बी सी कहाँ से मिलेगा? आप सभी को मैं कई बार बताता हूँ कि x² के साथ a होता है, ये b होगा और ये c होगा। तो देखिए b कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, फिर -4, a कितना है? 3 है, c कितना है? 3 है। तो देखो 5 25, 4 12 और 12 36। तो 25 में से 36 जाएगा, आपका बचेगा कितना? बताइए कितना बचेगा? 11 बचेगा ना, माइनस का। तो मैंने क्या बताया, देखिए माइनस में आया। जब भी डी माइनस में आता है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो मूला का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने कैसे कह दिया कि कोई अस्तित्व नहीं है? क्योंकि डी का मान माइनस में आया, यानी डी का मान 0 से छोटा है, यानी निगेटिव है, तो कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो कोई अस्तित्व नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए बताइए कौन सा सही होगा ऑप्शन? इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है मेरे भाई। कौन से, कितने ऑप्शन है इसमें? 4 ऑप्शन है। तो देखिए कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है यानी मूल वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि समीकरण ये और ये, इसका हल क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, हमें देखिए x - y = 2 दे रखा है, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण आपके पास है x + y = 2, ये दूसरी समीकरण है। मुझे इन्हें हल करके x और y के मान निकालने हैं। आप क्या कर दीजिए, इन्हें जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आपकी मर्जी। आप जोड़ना चाहें तो जोड़ दें, आप घटाना चाहें तो घटा दें। फर्स्ट और सेकंड को जोड़िए, x - y = इन्हें मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो जोड़ने पे क्या होता है, ये कट जाएंगे, बाई प्लस माइनस कट जाएंगे, x 2x हो जाएंगे और 2 2 4, काटने पे 2 दूना 4, यानी x का मान 2 है। अगर x का मान 2 है तो इस x के मान को समीकरण किसी में भी रख दीजिए। मैं समीकरण सेकंड में रख रहा हूँ। अगर समीकरण सेकंड में आप रखोगे, अगर समीकरण सेकंड में आप इस x का मान रखोगे तो y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण सेकंड आपके पास क्या, x + y = 2 है। x का मान यहाँ 2 रखिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इन्होंने दे दिया, क्यों भाई? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना। तो y का मान 0 आ गया, x का मान 2 है और y का मान 0 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? x = 0, y = 2।
एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 0, एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 0, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, अंतर 2 है, तो संख्याएं कितनी होंगी। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए आपकी यहाँ पर दो संख्याएं हैं, आपको क्या दो संख्याएं पता है, नहीं पता है, तो आप मानेंगे कि माना पहली संख्या भाई x है तथा दूसरी संख्या को आप y मान लीजिए, दूसरी संख्या को आप y मान लीजिए। बताया गया है कि दो संख्याओं का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी ये जो संख्याएं हैं x और y, इनका योगफल कितना है, 8 है, और अंतर यानी इन्हीं संख्याओं का, ये जो संख्याएं हैं इनका योगफल 8 है और इनका अंतर कितना है, 2 है। बस अब जैसे पीछे मैंने क्वेश्चन अभी कराया था वैसे ही करा दो, इसको भी कर दो, समीकरण मान के इन्हें जोड़ दो या घटा दो। मैं जोड़ देता हूँ समीकरण फर्स्ट में सेकंड को, तो एक्स एक्स कितना होगा, 2x होगा, 8 और 2 10 होगा, तो x का मान 5 आ जाएगा। अगर x का मान 5 है तो y का मान कितना होगा, 3 होगा। तो x का मान 5 है और y का मान 3 है, x का मान 5 और y का मान 3 है, 5 3 कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहे हैं ना आपको सारे क्वेश्चन साफ साफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है 10, 7, 4 का 20वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है मुझे, इसका 20वां पद निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास जो है एक एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी यानी एपी दे रखी है 10, 7, 4 ऐसे जा रही है, मुझे इसका चाहिए 20वां पद। क्या चाहिए, 20वां पद। बताइए मैंने आपको क्या बताया था, अगर 20वां पद निकालना हो, मतलब कितनावां भी पद निकालना हो, nवां पद, मतलब 8वां पद हो, 10वां पद हो, 20वां पद हो, 36वां पद हो, कितना भी पद हो, आपको क्या करना होता है, इससे एक कम लिखना होता है। जैसे कि 20वां पद है तो a प्लस कितना लिखोगे, 19d, एक कम करके, एक कम करके। मैं कह दूँ 10वां पद तो a प्लस 9d, 15वां पद a प्लस 14d, 16वां पद a प्लस 15d, यानी ये कम करके आपको लिखना है। हमसे 20वां पद पूछा गया था, मैंने क्या लिखा, a प्लस 19d, यहाँ a और d चाहिए होगा तो निकाल लो। a यानी प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, 10 है, a कैसे निकलेगा, जो प्रथम पद होगा वही a होगा। d फॉर सार्वांतर, तो सार्वांतर कितना है, सार्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा करके, तो दूसरा पद 7 है, इससे पहला पद 10 है, घटाने पे -3 मिलेगा। बस आप यहाँ पे रख दीजिए, a कितना है आपका 10 है, 19, d कितना है आपका -3 है, प्लस माइनस माइनस 19 तियाँ 57, कितना आएगा यहाँ से घटाने पे, -47, तो -47 ऑप्शन नंबर सी फॉर चंद्रावली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। यह क्वेश्चन है तुम्हारा। देखिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज में कराते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, जैसे मैंने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक वृत्त खींच लिया, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो मान लेता हूँ ऐसे करके ये है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी केंद्र ये है, इससे 13 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेता हूँ 13 सेंटीमीटर है ये दूर स्थित बिंदु, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, मान लो यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, से खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचिए, तो मैंने एक स्पर्श रेखा ऐसे करके इस वृत्त पे खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच गई, कि लंबाई कितनी होगी, ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपको बतानी है, यानी इसकी लंबाई x है अगर तो कितनी होगी, तो देखो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। आपको पता है परिमेय 10.1 के हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये जो है ये तुम्हारा लंब है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये तुम्हारा कर्ण है, आपको आधार बताना है। तो पाइथागोरस लगा करके आप ऐसे कर नहीं सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, पाइथागोरस, ठीक है, आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, पाइथागोरस लगाएंगे। तो लगाइए यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस से आपको ये वाला जो है ये वाला निकालना है हिस्सा, ठीक है, ये निकालना है, ये स्पर्श रेखा जो है ना इसकी लंबाई आपको बतानी है मेरे भाई, इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कर्ण कितना है, कर्ण देखिए मैंने बताया 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है, तो कर्ण तुम्हारा 13 है। लंब कितना है भाई, 90 डिग्री एंगल, ये सीधा सीधा खड़ा हुआ है ना, ये 5 है। आधार आपको निकालना है, आधार
यानी ये तुम्हारा आधार कितना x है, तो x मुझे निकालना है। तो 13 3 में 169 होगा, इधर 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस का 25 इधर भेज देंगे आप तो माइनस का 25 हो जाएगा, इधर ये एक्स स्क्वायर, घटाने पे 95 144 आएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाने पे 144 के ऊपर रूट लगेगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो x का मान हमारा 12 आ जाएगा। तो हमारी जो स्पर्शरेखा की लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, दो घन हैं 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो एक घन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला ये भी मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर में आएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए क्या है कि आपके पास दो घन हैं, एक घन, क्वेश्चन 14 है ना, हाँ, एक दो घन है आपके पास, एक घन ये है, एक घन आपका ये है, और एक घन तुम्हारा ये है। बताया गया दो घन है तो मैं दो घन बनाऊंगा, ठीक है, जो कहेगा वही करेंगे ना। एक घन मैंने ये बनाया और एक घन ये, इन्हें मिला करके क्या बनेगा भाई, एक घनाभ बन जाएगा। दो घनों को मिला करके घनाभ बनता है, तो आप यहाँ से क्या बनाएंगे, एक घनाभ बना देंगे, ठीक है, एक घनाभ बना देंगे। थोड़ा सही से बनाना है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, ये घनाभ बन गया। ये वाला और ये वाला घन मिलाएंगे तो घनाभ बनेगा। देखिए ये घनाभ कैसे बना है, इसमें दो घन हैं, ठीक है, दो घन हैं। एक तुम्हारा घन ये वाला है, इतना ये पार्ट, ये जो है ये पार्ट, ये इधर वाला घन है, और ये वाला ये ऐसा है। आपको पता है ये घन है, तो घन की भुजा आपको दे रखी है, घन की जो भुजा है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, 7 ही ना, हाँ 7 है। तो ये जो घन है इसकी 7 सेंटीमीटर भुजा है। देखिए दोनों घनों की बताया गया है कि दो घन है उनकी भुजा 7 है, तो ये भी 7 है और ये भी 7 है, ठीक है, मतलब एक बराबर की भुजा है इनकी। तो आपको पता है इस वाले घन ये जो है ये 7 सेंटीमीटर का है, और ये वाला जो है ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा। तो ये घन की क्या है, ये वाली जो घन है ये घन की क्या है, लंबाई है। तो ये तुम्हारी घन की लंबाई है, तो मुझे लंबाई चाहिए होगी। देखिए घन नहीं है, घनाभ है, सॉरी, घनाभ है ये। तो घनाभ की लंबाई हमें कितनी मिल जाएगी, घनाभ की लंबाई देखो 7 ये और 7 ये, तो 7 और 7 14, 14 सेंटीमीटर मुझे मिल गई घनाभ की लंबाई। और याद रखिएगा जब हम घनों को जोड़ते हैं तो केवल लंबाई बढ़ती है, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि वी क्या रहेगी, वही रहेगी। जैसे ये 7 थी तो 7 ही रहेगी ये। मतलब केवल जब हम दो घनों को मिलाएंगे, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि जब दो घनों को मिलाते हैं तो हमें एक घनाभ मिलता है, और घनाभ की जो लंबाई होती है वो भुजा की दोगुनी हो जाती है। जैसे 7 सेंटीमीटर भुजा थी तो उसकी लंबाई दोगुनी 14 हो गई, और ऊंचाई और चौड़ाई में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए हमें घनाभ मिला है ना, तो मुझे क्या बताना है, इस प्राप्त ठोस का क्या बताना है, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस क्या है, ये घनाभ ही तो है, तो मुझे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, 2 गुना LB प्लस VH प्लस का HL, ये अलग होता है ना। तो देखिए 2 L कितना है, देखिए L निकाला 14, और V कितना LV, V कितना है 7 है, V कितना है 7 है, H कितना है 7 है, H कितना है 7 है, L कितना है 14 है। सॉल्व करिए, 4 सते 98 होगा, 7 सते 49 होगा, और 4 सते 98 होगा। 98 98 कितना हो जाएगा, 98 98 कितना होगा भाई, 196, 196 होगा ना। 196 में हम अगर 4 जोड़ दें तो 200 हो जाएगा, 245 होगा, ये जोड़ देंगे ना, 8 9 17 17 5 17 8 25 यही होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर A फॉर आओ कभी हवेली पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई निकालनी है। एक वृत्त है, उस पर क्या है, एक त्रिज्यखंड बना हुआ है, इस पर जो त्रिज्यखंड है ना, ये चाप है, ठीक है,
ये जो है ना, ये जो है इस तरीके से मैं देखो आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये चाप है। मुझे इस चाप की लंबाई निकालनी है, और ये चाप है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जो है ना, ये मतलब वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या हमको 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ये त्रिज्या ही तो है, ये त्रिज्या दे रखी है। हमें बताना है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? चाप की लंबाई निकालने का सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुना 2 पाई आर। तो देखो थीटा कितना है आपका 30 है, नीचे 360, पाई की जगह पर 22/7 लेंगे, और आर कितना है 21 है। देखिए 0 से 0 खत्म, 3 कम 3 कम 3 दूनी 6, 7 तियाँ 21, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 कम 2 कम 2, कितना आ गया 11/2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी चाप की लंबाई 11/2, और 11/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 11/2 का मतलब क्या होगा, 11 को 2 से भाग कराओगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5.5। तो ये आएगी चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी आएगी 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ के बात को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b है तो ये इसका मान बताना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए क्वेश्चन बहुत जानदार शानदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 16वां क्वेश्चन, tan थीटा बराबर है a/v के, तो मुझे v साइन थीटा माइनस a कोस थीटा, अगर आप स्मार्ट होंगे ना तो ये क्वेश्चन आप 2 सेकंड में बना देंगे। 2 सेकंड नहीं कह सकते, 10 से 15 सेकंड में आप ये क्वेश्चन बना देंगे, अगर आप स्मार्ट हैं तो। अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर आप स्मार्ट हैं, देखो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, नॉर्मल बच्चा जो होगा वो कैसे इस क्वेश्चन को करेगा, जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा, tan थीटा बराबर ये है तो सर जी हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें ये ए है ये बी है तो हम कर्ण निकालेंगे, फिर इसमें हम रखेंगे, भैया करोगे 2 दिन लग जाएंगे, आपका पेपर खलास, वहीं पे ही क्वेश्चन आप कर पाओगे केवल। समझ रहे हो, पूरा दिन चला जाएगा। समझ रहे हो, तो इसको आप स्मार्ट तरीके से करेंगे डील इस क्वेश्चन के साथ। वी विल डील विद दिस क्वेश्चन स्मार्टली। कैसे, अगर हमें tan थीटा चाहिए, हमें tan थीटा का मान एक्चुअली में दिया गया है, तो ऐसा क्या हम कर दें कि ये tan थीटा में बन जाए, तो हमारा काम नहीं आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर मैं b साइन थीटा से भाग कर दूं, साइन थीटा से भाग करोगे तो काम हो पाएगा क्या, अंश और हर में आप साइन थीटा से भाग करोगे तो कोस बटा साइन कोट हो जाएगा, लेकिन मुझे तो tan चाहिए, इसलिए हम कोस थीटा से भाग क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग नहीं करेंगे, हम साइन थीटा से भाग नहीं करेंगे, क्योंकि साइन थीटा से भाग करोगे तो कोस बटा साइन कोट हो जाएगा ना, इसलिए तो हम किससे भाग करेंगे, आप जो है किससे भाग करोगे, कोस थीटा से भाग करोगे, वी कोस थीटा से आप भाग करोगे। अगर बी कोस थीटा से आप भाग करोगे तो देखो साइन बटा कोस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। समझ गए ना बात को। आप किसी से भी भाग कर दीजिए, मैं आपको बताऊं ना, आप किसी से भी भाग कर दो, आपकी मर्जी। आप चाहे तो बी साइन थीटा से भाग कर दो अंश और हर में, चाहे बी कोस थीटा से भाग कर दो। अब आसान हो गया ना, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप चाहो तो बी साइन थीटा से भाग कर दो अंश और हर में, या बी कोस थीटा से भाग कर दो। मैं क्या करता हूँ, अंश व हर में वी कोस थीटा से भाग कर दूंगा, ठीक है, बी कोस थीटा से भाग कर दूंगा। करो, तो यहां पर जो है ये बी साइन थीटा है, इसके बटे में क्या आ जाएगा बी कोस थीटा, फिर ए कोस थीटा है, ए कोस थीटा, इसके बटे में भी आ जाएगा बी कोस थीटा। सिमिलरली देखो नीचे वी साइन थीटा है, क्योंकि मैं हर में भी तो भाग कर रहा हूँ ना, तो हर में भी आपको लिखना पड़ेगा सबके नीचे बी कोस थीटा, फिर प्लस ए कोस थीटा है, इसके बटे में भी आ जाएगा बी कोस थीटा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बी से भी कैंसिल, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा tan थीटा, ये ए बटा बी आ जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कटने के बाद ए बटा बी आ जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये बी से बी कट गया, साइन बटा कोस tan थीटा आ गया, ये तुम्हारा कोस से कोस खत्म, ए बटा बी आ गया। tan थीटा का मान अपने लोगों को पता है ए बटा बी है, तो यहाँ ए बटा बी लिख दो, फिर तुम्हारा ऊपर ए बटा बी है, नीचे ए बटा बी प्लस ए बटा बी, ये पूरा का पूरा खत्म, ऊपर जीरो, नीचे कुछ भी आए मुझे कोई परवाह नहीं है। जब मैं किसी भी संख्या से जीरो को भाग करता हूँ तो मेरे को जीरो ही मिलेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। 3 कोट ए बराबर 4 दे रखा है क्वेश्चन 17 में, हमें बताना है सेक ए का मान। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाएंगे। इस ट्रेंगल में क्या होगा आपको पता है, ये कोट ए है ना, इसको ऐसा कीजिए 3 जो गुणा में उसको बटे में भेज दीजिए 4 के, तो ये हो गया आपके पास। आपको पता है कोट ए बराबर क्या होता है, आप लाल बटा कक्का लिखिए, लाल बटा कक्का। यहाँ क्या होता है, यहाँ नीचे कोट होता है और यहाँ पर क्या होता है, ये कोट होता है। तो कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी ए आधार और ये लंब है। तो आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, तो कर्ण कितना होगा 5 होगा। आप निकाले ना पाइथागोरस से, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 ही आएगा कर्ण। तो मुझे क्या निकालना है सेक ए, तो सेक ए बराबर, सेक ए बराबर देखो सेक, सेक कहाँ पे होता है, यहाँ पे कोस होता है तो नीचे सेक होता है। सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो सेक ए बराबर कर्ण कितना निकाला 5, आधार कितना है 4, तो 5/4 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि साइन 2a बराबर इतना है तो a का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए साइन 2a बराबर √3/2 है, तो मुझको a का मान बताना है। तो देखिए ऐसा कीजिए, देखिए साइन 2a है, आप ऐसा कीजिए सोचिए, साइन में √3/2 किसका मान होता है, यहाँ साइन है ना तो साइन में ही सोचो, साइन में √3/2 किसका मान होता है, आपको गुरुजी साइन 60 का मान होता है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, साइन से साइन काट दे तो कितना होगा 2a बराबर 60, इसको भी काट दे 2 3 6, तो a का मान कितना आएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान, बिल्कुल एज इट इज जैसे ही करेंगे। 19वां क्वेश्चन, 3 कोस नहीं है मेरे भाई, 2 कोस है, 2 कोस 3 थीटा बराबर 1 है। तो देखो यहाँ पे क्या है 2 कोस 3 थीटा, आप कोस में सोचो एक किसका मान होता है, कोस में एक किसका मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है ना। तो कोस से कोस खत्म, ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, नहीं गलत हो गया, मैं गलत कर रहा हूँ, ये 2 गुणा में ना, इसको बट्टे में पहले भेजो, कोस 3 थीटा बराबर 1/2 होगा। अब सही है, कोस 3 थीटा बराबर, आप सोचो कोस में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है कोस 60 का मान, कोस से कोस खत्म, 3 दूनी 6, तो थीटा का मान कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, बताना पड़ रहा है आप सभी को, बताओ लाइक के लिए बताना पड़ रहा है। सब्सक्राइब तो बिना पूछे ही ठोंक दो, सब्सक्राइब को फटाक से ऐसे घंटी पे जो है अपना जो है हथौड़ा बतेड़ा मार के तोड़ ताड़ डालो। सब्सक्राइब कैसे भी करना है तुमको, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखो, बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है अपने लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवे की तरह मक्खन की तरह मैं करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, थोड़ी स्पीड आज रहेगी इस क्लास में। ठीक है, कह रहे कि दिए गए चित्र में, ये चित्र दे रखा है, एबीसी त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3 है, तो एपी और बीपी का अनुपात बताना है। ये आकृति दे रखी है, समझाएंगे क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए यहीं पे मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, एक आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये आकृति बनी हुई है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। इस आकृति में क्या है, ये आकृति आपकी एबीसी है, एबीसी आकृति मतलब त्रिभुज है, एक त्रिभुज तुम्हारा एबीसी त्रिभुज है। इस एबीसी त्रिभुज में इस वाली भुजा के समांतर यानी बीसी के समांतर एक भुजा पीक्यू है। तो जब भी ऐसा होता है कि इस वाली भुजा के इसके समांतर होती है तो प्रमेय आप लगा सकते हैं यहाँ पे, प्रमेय 6.2 क्या कहती है कि अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो एपी बटा एवी बराबर होगा ए क्यू बटा ए सी बराबर होगा पी क्यू बटा बी सी के। ये सब चीज़ें बराबर होंगी ना, बताओ बराबर होंगी कि नहीं होंगी, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो, बिल्कुल होगा, ऐसा कर सकते हैं हम। तो देखो हमें क्या चाहिए एक्चुअली में, हमें एपी और बीपी का अनुपात चाहिए, हमें क्या चाहिए एपी अनुपाते बीपी चाहिए। और हाँ, और हमें एक और चीज़ दे रखी है, ये जो पी क्यू और बी सी है, ये जो पी क्यू और ये जो बी सी है, इसका हमें मान दे रखा है 1/3, ठीक, मतलब 1/3 का मतलब क्या हो 1:3 दे रखा है। देखो यहाँ से ए पी, हमें ए बी तो चाहिए नहीं, तो मैं इस ए बी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इस ए बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। भाई ये पूरा ए बी है,
ये ए बी कब मिलेगा, जब आप इस ए पी में इस पी बी को जोड़ देंगे। तो इस ए बी की जगह पर हम लिखेंगे ए पी प्लस पी बी, और ये क्या है तुम्हारा ए क्यू बटा ए सी है, और ये तुम्हारा पी क्यू बटा बी सी का मान हमको दे रखा है क्वेश्चन में 1:3, यानी 1/3 दे रखा है। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये बराबर इसके कर देंगे। तो ए पी बटा ए पी प्लस पी वी बराबर 1/3, यहाँ पे आ जाओ। देखो 3 की इधर गुणा होंगे 3 ए पी, 1 की गुणा इधर कराएंगे तो हो जाएगा ए पी प्लस पी वी, ए पी प्लस का इधर भेज दो, माइनस का ए पी हो जाएगा, और बराबर में तुम्हारा पी वी है। 3 ए पी से 1 ए पी चला गया, 2 ए पी बचेगा, और ये पी वी है। मुझे ए पी क्या चाहिए, ए पी और बी पी चाहिए ना, ए पी और बी पी चाहिए। तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 1 बटा गुणा में 2 बटे में भेज दो, कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माई पॉइंट्स, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स करा दिए हैं। इसी बात पर लाइक कर दो, अगर नहीं किया तो लाइक कर दो, दोबारा लाइक मत करना, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा, नहीं डिसलाइक नहीं होगा फिर से वो अनलाइक हो जाएगा। तो फटाक से लाइक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, फुल एनर्जी के साथ, एनर्जी डाउन नहीं होनी है, एनर्जी डाउन कर लो, नहीं तो एक क्वेश्चन किया मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, आप सोचो हो गया मेरा कुछ, ऐसे नहीं, अभी करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करें कि सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे सकता हूँ मेरे भाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, पक्का एक क्वेश्चन आएगा। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, मैं क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, चलिए। सिद्ध करना है कि 4 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो देखो बेटा, जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो ना, तो आप उसे क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे, हर बार ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कभी भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, परिमेय मान लिया करो। तो माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में वैसे ही करना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी, तो ये a बटा b के रूप की होगी मेरे भाई, भाई अंश बटा हर में होगी अगर ये परिमेय संख्या है। और a भी क्या है, जहाँ a व v पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको मैंने बताया ना, लेफ्ट साइड आपको रूट रोकना होता है, बाकी जो भी उसके साथ अटरम बटरम सटरम है उसको उधर भेज दो। तो मेरे को रूट रोकना है, मेरे को ये नहीं चाहिए, इसको उधर फेंक दो, उसको उधर भेजोगे ना, प्लस का उधर भेज दोगे तो काहे का हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। तो √2 बराबर इसके बटे कुछ तो 1, 1 की ए से गुणा होगी तो a, 4 की b से 4b, और b कम b। तो यहाँ से √2 बराबर a से, देखिए क्या आ गया यहाँ से हमारा a - 4b बटा v आ गया। अब ध्यान से देखेंगे आप, बस आपका आंसर आ गया, हो गया काम। ये क्या है, ये है एक अपरिमेय संख्या है। गुरुजी अपरिमेय संख्या क्यों है, बेटा तुम्हें नहीं पता क्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट में हो, तो देखो अंडर रूट में है ना, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये तुम्हारी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या क्यों है मेरे भाई, ये परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि अंश बटा हर में है, a बटा b के p बटा q के रूप में भी इसे लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 होगा। ये चीज़ है। चलिए, अच्छा इन्होंने कह दिया कि भैया अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के। मुझे बताओ क्या अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो चूंकि ऐसे करके लिखो कि चूंकि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया सिद्ध तुम्हारा। तो लिख दो यहाँ पे सिद्ध हुआ, खत्म। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 13/5 है तो कोट थीटा का मान कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, हमें कोसेक थीटा का मान दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहले का हम कर रहे हैं खा, क्या दे रखा है हमें, कोसेक थीटा
13/5। तो मेरे को बताना है कोट थीटा का मान। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें पता है लाल बटा कक्का यहाँ पर लगने वाला है, लाल बटा कक्का लगेगा। यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ कोसिक होता है, और यहाँ सेक होता है, और यहाँ पर तुम्हारा कोट होता है। आपको पता है इन क्वेश्चन को करने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको पता है कोसिक थीटा बराबर क्या होता है? देखो कोसिक यहाँ पे है, यानी कर्ण बटा लंब। ये ऊपर वाला कर्ण है और नीचे वाला लंब है। तो कर्ण तुम्हारा कितना है 13, लंब तुम्हारा कितना है 5। इस हिसाब से 13 3 169, 169 से 25 जाएगा 144, यानी ये 12 आएगा। ये 12 कैसे आया? पाइथागोरस लगाया। तो आपको पाइथागोरस यहाँ पे लगा देनी है। पाइथागोरस से मैंने ऐसे निकाल दिया था, ये 12 आएगा, देख लेना अभी 12 ही आएगा। पाइथागोरस कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तुम्हारा 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा बेटा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार तुम्हारा VC, मुझे निकालना है आधार। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये VC का स्क्वायर 169 प्लस का 25 मेरे भाई इधर भेज दे तो कितना होगा? माइनस का 25 हो जाएगा। 169 से 25 जाने पे 144 आएगा, 20 स्क्वायर, स्क्वायर हटाने पे 144 के ऊपर क्या लगेगा? रूट लगेगा, और हमें BC मिल जाएगा। तो BC हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो BC हमके पास सेंटीमीटर में नहीं है, 12 है केवल, तो 12 आ गया। ठीक है, अगर BC 12 है तो मुझे कोट थीटा का मान निकालना है, इसलिए कोट थीटा का मान देखो एक झटके में आ गया। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। देखो कोट यहाँ पे है तो क्या होगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखो यहाँ से कोट थीटा बराबर आधार कितना है तुम्हारा 12, लंब कितना है 5 है। तो ये आपका होगा 12/5 आंसर। अगला क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। गा नंबर देखो, पहले का ग। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को वार से प्रदर्शित करते हैं, ये दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और हमें कोण दे रखा है 30 डिग्री। तो मुझे बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताएं जरा। त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो सूत्र कौन सा लगेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है आपका 30, पाई की जगह 22/7 लीजिए, आर कितना है 14, स्क्वायर में 2 बार लिखना पड़ेगा ना मेरे भाई, कटेगा 3 कम 3 दूनी 6। देखो 7 दूनी 14, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 एकम 2, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। 14 की 11 से गुणा कराने पर 140 154 आएगा, नीचे तुम्हारा 3 होगा। तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि क्षेत्रफल है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। ये सारणी दे रखी है। देखिए सबसे पहले हम इस सारणी को बनाएंगे और आराम से क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। पहले का गा के बाद क्या है घ। हमें यहाँ पे एक वर्ग अंतराल दे रखी है और एक दे रखी है बारंबारता। ठीक है, देखिए जरा, देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, बारंबारता हम कितनी दे रखी है 5, 8, 20, 15, 7 एंड 5। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमें यहाँ पर माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है? माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? तो माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस का CF/F और गुणा में H। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। हमें यहाँ पे किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी? यहाँ हमें CF चाहिए होगा, तो CF आपको क्या करना होता है? बनाना पड़ेगा। भाई माध्यक निकालने के लिए आपको CF बनाना पड़ता है, क्योंकि जरूरत पड़ती है। तो CF कैसे बनता है? CF बनाने के लिए मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर आपको माध्यिका निकालनी नहीं आती है।
अगर आपको माध्यक निकालना नहीं आता है तो मैं जो कहने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। CF निकालने के लिए ये जो बारंबारता है, मतलब ये जो F है, ये जो आपका F है, इस F, ये आपका F, ठीक है, इस F का जो पहला एलिमेंट है उसको एज टीज लिख देना है। तो 5 था तो मैंने क्या किया, 5 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर आपको क्रॉस में जोड़ना है, क्रॉस में, जैसे ये 5 के साथ 8 जुड़ जाएगा 13, 13 में ये 20 जुड़ेगा 33, 33 में 15 जुड़ेगा तो कितना होगा 48, 7 जुड़ेगा तो 55, ठीक है 55, 55 में 5 जुड़ेगा तो 60। बस ऐसे CF बनती है। CF के बाद आपको NHFL चाहिए होगा। तो देखो इस F में जो सबसे बड़ा होगा, इस F में जो सबसे बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, F होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो ये होगा आपका 20। तो F कितना है, F कितना है 20 आ गया। तो यहाँ से लिखिए F बराबर 20 आ गया, ठीक। और F के सामने वाले के ऊपर वाला, इस F के सामने वाले के ऊपर वाला होता है आपका CF। तो CF कितना है 13 है, 13 है ना। F के पीछे वाला L होगा तो L कितना है 20 है। और क्या चाहिए, N चाहिए। देखो जो ये CF है ना, इस CF का जो अंतिम वाला जो लास्ट में है बिल्कुल वो N होता है। तो N आपका कितना है मेरे भाई 60 है। H चाहिए तो H देखिए, H माने अंतर, इस अंतराल में कितने कितने का अंतर है तो देखेंगे 50 में 10 जोड़ा 60 मिला, 40 50 में 10 का अंतर, 10 का अंतर यानी 10। बस जो मान निकाले आपने वो यहाँ पे रख दो, माध्यक मिल जाएगा। देखो L कितना निकाला आपने 20, N आपने 60 निकाला, CF कितना है 13 बटा F कितना है आपका 20 गुना H कितना है देखिए 60, 0 0 खत्म, 2 3 6। तो देखो यहाँ से आ गए 20, ये कट रहा है ना 2 3 6, तो आ जाएगा यहाँ से 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 गुना 3, 30 में से 13 जाने पे 17 बचेगा और गुना 3। तो 17 तो 51 का 2 गुना 102 और 1 0। तो ये आपका होगा माध्यक। गलत हो गया क्या, मुझे लगता है गलत हो गया कहीं पे। 17 दूनी 34 यानी कि 340 होगा, थोड़ा गलत कर दिया मैंने, गुणा गलत करा दी। 17 तो 51 होगा, ठीक है, 17 तियाँ 51, फिर 2 गुना करना है तो 2 पंचे 10, यार सही तो मैंने किया था, यही आएगा 1020 ही आएगा। कितना आएगा 1020 ही आएगा। गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पे, क्यों भाई गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पे, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, लगता है मैंने कहीं पे कर दी है मिस्टेक, कहीं पे लगता है मैंने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक करी है जरा देख लो, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या, आंसर नहीं मैच कर रहा है अपना, अनसॉल्वड में कोई और आंसर दिखा रहा है। मुझे भी लग रहा है इतना बड़ा आंसर होना नहीं चाहिए, तो देखता हूँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। 5 8 20 15 7 और 5 सही है, 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 में 20 30 33 हो गया, ये हो जाएगा 30 40 48, 48 7 55, 55 5 60 यानी N तो 60 ही आएगा। ये सबसे बड़ा था, F हो गया, F के सामने वाले के ऊपर वाला CF तुम्हारा 13 है बिल्कुल, L तुम्हारा 20 है, ठीक है, N तुम्हारा 60 है, N तो H तुम्हारा 10 है, सही किया। सूत्र भी तुम्हारा सही है, L प्लस 20 प्लस और N/2 यानी 60 बटा 2, 2 3 6 कर दिया, ठीक है, माइनस CF तुम्हारा कितना है 13 है बटा F तुम्हारा 20 है गुना H। अरे रे गलत कर दिया यहाँ पे, H देखो यहाँ पे H कितना था 10 था, सेट यार ये गलत कर दिया अपने लोग ये गलती करके चले गए। ये कटेगा कितनी बार में, ये सिर्फ 0 कट जाता है, यहाँ पे 3 नहीं होगा, नीचे तुम्हारा कितना होगा 2 होगा, बस ये गलती कर दी, बस पूरा क्वेश्चन गलत। तो 20 और ऊपर कितना है 17 बटा 2। मैं कह रहा हूँ पता नहीं गलती कैसे हो रही है, फिर गलती हो गई कहीं पे यार, कैलकुलेशन में ही कैलकुलेशन की ही बाट लग गई है बिल्कुल। देखिए कैलकुलेशन के बिल्कुल धचियाँ उड़ गई धचियाँ। फिर से करते हैं, देखते हैं, देखिए कैलकुलेशन में फिर से करूँगा आपको, यहाँ पर कैलकुलेशन की वाट लग गई है, डालो इसको फिर से देखो, अब मैं सुधारूँगा नहीं। L तुम्हारा 20 है, N तुम्हारा 60 बटा 2, CF 13 बटा F 20 है, H तुम्हारा 10 था। अब देखो, अब सॉल्व करो ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो 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 ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखो। तो 20 है प्लस कटेगा ये 2 3 6, 30 में से 13 जाने पर 17 बचेगा क्या, बिल्कुल, और 20 गुना 10, क्या 0 0 कट रहा है, काट दो। तो देखो यहाँ से 20 प्लस इसको काटने पे कितना आएगा, 2 8 16
20 और 28, 28.5 आपकी माध्यिका आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 28.5 आपकी माध्यिका आएगी। क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ी सी गलती हो गई है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, स्पीड में से ना मैं एच गलत हो गया था, मैंने आपको बताया दिखाया था अभी। एच कितना लेना था, 10 लेना था, मैंने 60 ले लिया था, इस कारण से इतना टाइम वेस्ट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हो जाती है कभी कभार मिस्टेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं से बीच की दूरी बतानी है, मध्य बिंदु की दूरी, इन बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 18 नंबर देखो, एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे है जो कि है -5,7, एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे है जो कि है कितना है -1,3। इस वाले बिंदु से क्या बतानी है, दूरी बतानी है, दूरी कितनी होगी भाई। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 y1 x2 y2 कहाँ से मिलेंगे भाई, यहाँ से मिलेंगे, x1 y1 x2 और y2। ठीक, तो देखो यहाँ से x2 तुम्हारा -1 है, x1 आपका -5 है, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से बैठा था, y2 3 है, y1 तुम्हारा 7 है। यहाँ से 5 में से 1 जाने पे 4 बचेगा, 3 में से 7 चला जाएगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा। 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। तो यही आपका आंसर होगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 चौको 16 दूनी 32, अंडर और 32 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि बिंदुओं इतने और इतने के बीच की दूरी 10 है तो y का मान क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला ना, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, इसकी शक्ल देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का है भाई, 1 नंबर का है, 2 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% 100% 2026 में देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे है जो कि है कितना 2, y 2, y, और एक बिंदु तुम्हारा यहाँ पे मान लो यहाँ पे है 10, 3। इन बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक हमको दे रखी है कितनी, 10 मात्रक। तो आपको ये जो y है आपको बताना है, दूसरे का पहले का क्या है, देखिए कैसे निकले, कैसे होगा ये क्वेश्चन। वैसे मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार कराए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है कई बार। तो देखो बीच की दूरी की बात आई है ना, तो यहाँ पर दूरी का सूत्र लगेगा, दूरी बराबर अभी मैंने आपको पीछे सूत्र बताया x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी कितनी है आपकी 10 है, ये मैं आपको ऐसे मिल जाएंगे जैसे पीछे बताया मैंने, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 10 है, x1 कितना है 2 है, y2 कितना है 3 है, y1 कितना है y है। ध्यान से देखिएगा, 10 बराबर 10 में से 2 गया 8 बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है क्या, बिल्कुल। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ से पहले a स्क्वायर होगा, a तुम्हारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा y है, फिर माइनस 2ab यानी 2 3 6y। अब देखिए मैंने आपको बताया कि बराबर के इस वाले साइड या इस वाले साइड, अगर अंडर रूट आपको दिखता है तो दोनों तरफ वर्क करना है। तो आपको अंडर रूट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कराएंगे, दोनों ओर वर्ग कराने पर यहाँ वर्क कराएंगे। वर्क कराने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर कराना है। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, और ये तुम्हारा y स्क्वायर माइनस का 6y। हम वर्क करा रहे हैं तो इसके ऊपर वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, 64 में जोड़ने पर 73 होगा, और ये y स्क्वायर है और ये 6y होगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो y स्क्वायर माइनस का 6y बराबर में तुम्हारे 100 हैं, प्लस का 73 आप इधर भेजेंगे तो माइनस का 73 होगा, तो y स्क्वायर माइनस का 6y यहाँ से घटाने पे कितना आएगा, 100 से 73 गए 27 बचेंगे। अब ऐसी तो संख्या सोचिए जिनकी गुणा कराएं तो 27 आए, जिन्हें घटा दें तो 6 आ जाए, तो 9 तिया 27 संख्याएं सोच लिए, फैक्टराइज कर दो इसे। तो y स्क्वायर माइनस संख्याएं सोच लिखो यहाँ पे 9y और 3y, मुझे 6 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा प्लस, क्योंकि तभी जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 9 में से 3 जाएगा 6, फिर माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या है y,
y माइनस 9, यहाँ से कॉमन क्या है 3, तो y माइनस 9। अगर फैक्टर करना नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको फैक्टर करना नहीं आता है। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके फैक्टर करना सिखा दूंगा। यहाँ से देखिए कॉमन जो है उसको एक बार लिखना है, ये 2 बार जो है उसको एक बार लिखना है, बराबर में 0 चल रहा है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो जब हम इस y प्लस 3 को डालेंगे 0 के बराबर तो y का मान 1 आ जाएगा माइनस का 3, एक मान ये है आपका। और जब आप इस y माइनस 9 को डालेंगे 0 के बराबर तो y बराबर 9 आएगा, एक मान तुम्हारा ये है, ये आपके 2 मान होंगे तो y के मान ये होंगे। आंसर आपका आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए दूसरे का पहला कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ये कि शून्य माइनस 3 है तो का एक शून्य, अच्छा इसका एक शून्य हमको दे रखा है तो p का मान बताना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, मैं जो भी क्वेश्चन अभी आज क्या मैं अब जो क्वेश्चन अभी मतलब सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो नो डाउट सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। मुझे कहना ना पड़े कि इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। और जो क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा वो मैं बता भी देता हूँ कि 100% क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको बिल्कुल रट के जाना, तैयार करके जाना, मुझे नहीं पता कुछ भी करो लेकिन वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो कि है पाई, जो कि क्या है p-1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का px प्लस का 1। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसका एक शून्यक दे रखा है हमें, एक शून्यक हमको दे रखा है -3। तो मुझे ये जो p है वो बताना है। देखो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाए कि एक द्विघात बहुपद दे दे और कह दे उसका एक शून्य कितना है, तो एक मान ज्ञात मतलब कह देगा गायब कर देगा, p गायब कर देगा, k गायब कर देगा, a गायब कर देगा, कहते वो बताओ। तो आपको क्या करना है, देखिए ये एक द्विघात बहुपद है, इसमें घात कितनी है मैक्सिमम 2 है, यानी इसके अधिकतम शून्यक 2 हैं, यानी x के कितने मान निकलेंगे, x के 2 मान निकलेंगे, उसमें से x का एक मान तो दिया गया है, यानी ये जो हमको शून्यक दिया गया है वही तुम्हारा x है, वही तुम्हारा x है, यानी x बराबर हमें -3 दिया गया है। तो x बराबर जो -3 है उसको इसके बराबर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो समीकरण है, ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है, इसको आपको डालना पड़ेगा 0 के बराबर। अब आप रखिए x का मान -3, p-1 x कितना है -3, p x कितना है -3 और ये +1 बराबर 0। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए p- का 1 है, 3 तियाँ 9 होगा, प्लस माइनस माइनस ये 3p आ गया और ये प्लस का 1 है और बराबर में 0। यहाँ से गुणा कराने पे 9p हो जाएगा, 9 एकम 9 होगा और ये 3p होगा, +1 बराबर 0। 9p से 3p गया, 6p बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा। तो p का मान हमारे पास आ जाएगा 8/6, या इसको मैं कह सकता हूँ 2 चौक 8 2 तियाँ 6, 4/3। तो p का मान कितना है बताइए, p का मान कितना होगा, 4/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के आदित्य हल हैं। ये समीकरण दे रखी है, इसके आदित्य हल हैं। क्वेश्चन नंबर घ, एक समीकरण तुम्हारे पास है, एक नहीं 2 रेखीय समीकरण हैं। एक रेखीय समीकरण है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, एक रेखीय समीकरण ये है तुम्हारी। और एक रेखीय समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, एक रेखीय समीकरण तुम्हारी ये है। देखिए बताया गया है इन रेखीय समीकरणों का कैसे हल हैं, आदित्य हल हैं, आदित्य हल। तो आदित्य हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू v1/v2। अगर याद नहीं है तो कंडीशन याद कर लो, आदित्य हल की कंडीशन ये होती है। इसमें a1 a2 b1 b2 ये कहाँ से मिलेंगे मेरे भाई, यहाँ से मिलेंगे। a1 पहली वाली रेखीय समीकरण में सब a1 b1 c1 होगा और दूसरी वाली में a2 b2 c2 होगा, मतलब a1 v1 c1, ऐसे ये a2 v2 और ये c2। बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। a1 कितना है 4 है, a2 कितना है 2 है, फिर नॉट इक्वल टू लगा दो, b1 कितना है p है और b2 कितना है 2 है, ये 2 से 2 खत्म। तो p का मान कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 4, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ p इज नॉट इक्वल टू 4, यानी p का मान 4 नहीं होगा।
तो इसका मतलब क्या होगा, अतः पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, 4 नहीं होगा। मतलब बाकी सारे नंबर होंगे, 4 नहीं होगा। यानी 5 6 7 8 9 10 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। बट एक्स पी जो है वो कभी भी 4 नहीं हो सकता है। बस यही आपको लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड उस बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 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 देखिए, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कहूँ कि भैया सर जी आपने पहला ऐसा क्वेश्चन बताया जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने बता दिया नहीं है, और बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है। क्वेश्चन में बताया गया है कि किसी वृत्त के, देखिए अनसोल्वेड को अपने सामने रखिए, वहाँ पे देखिए। खैर मैं आपको यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता हूँ अनसोल्वेड को, मैं लिखता भी जाऊँ अनसोल्वेड भी आपको दिखाऊँ तो बहुत टाइम चला जाएगा बेटा। तो आप जो है अपना अनसोल्वेड को सामने रखिए, वहाँ पे देखिए क्या है, एक वृत्त है, एक ये वृत्त है। इस वृत्त में देखो खास क्या है, क्या है, एक वृत्त है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, यानी एक वृत्त का एक बाहरी बिंदु, मान लो यहाँ पे एक बाहरी बिंदु ये है, इस बाहरी बिंदु से वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाले रेखाखंड, यानी वृत्त का केंद्र ये है, इसको और इसको, यानी इस बाहरी बिंदु को और इस केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड उसी बाहरी बिंदु से खींची गई वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, यानी इसे 2 स्पर्श रेखा खींचो, एक स्पर्श रेखा तुम्हारी ये हो जाएगी और एक स्पर्श रेखा तुम्हारी ये हो जाएगी, और यहाँ से आप जो है एक स्पर्श बिंदु मिल गया मुझे, एक ये स्पर्श बिंदु मिल गया। तो देखो ये ऐसे करके मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये तुम्हारे इस तरीके से बन गया, ये संरचना आपकी हो गई है। अब आप नामकरण कर सकते हैं, इसे ए नाम दे दीजिए, इसे बी नाम दे दीजिए, इसे ओ नाम दे सकते हैं, इसे सी नाम दे सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। आपको क्या दिखाना है कि वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, ये एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये है, इसके साथ बराबर कोण बनता है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बराबर बनेगा। अगर यहाँ पे x डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी x डिग्री कोण बनेगा। यानी मुझे कोण BAO मुझे क्या सिद्ध करना है, लिखो यहाँ पे, सिद्ध करना है कि कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के। मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी है। मतलब ये कोण जो A है वो कोण इस, देखो ये वाला यहाँ का जो कोण होगा वो यहाँ के कोण के बराबर होगा, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। अगर आप इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा देते हैं तो इसकी सभी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके सभी कोण बराबर होंगे भाई। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। तो हमारा टारगेट होगा इस वाले त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO, इस वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। हमारा टारगेट ये है। सर्वांगसम दिखाने के लिए आपको 2 भुजाएं बराबर दिखानी होंगी और एक कोण बराबर दिखाना होगा। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रमेय 10.1 के हिसाब से कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे लंबवत होती है। तो यानी यहाँ पे लंबवत होगी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। तो इस वाले त्रिभुज में देखो 90 है, इस वाले में भी 90 है। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोण जो V है वो कोण C के बराबर है। क्या लिख रहा हूँ मैं, कोण V जो है वो कोण C के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं इसलिए। और आगे देखिए एक कोण बराबर दिखा दिया, अब 2 भुजाएं बराबर दिखानी है। और आपको पता है ये देखिए ये भी त्रिज्या है वृत्त की और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि OV जो होगा वो OC के बराबर होगा, क्योंकि भाई अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होगी। यानी OB बराबर OC है, OB बराबर OC। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं।
अच्छा, एक और बात है, एक और भुजा बराबर दिखानी है। तो देखो ये जो भुजा AO है, ये जो भुजा तुम्हारी AO है, ये इस वाले त्रिभुज में देखो आ रही है, ए से मैं जा रहा हूँ तो इसमें भी आ रही है, और इस वाले त्रिभुज में देखो ये आ रही है, मतलब AO दोनों में है। तो इसलिए मैं बराबर कह सकता हूँ कि AO बराबर AO है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। क्या हैं? दोनों उभय सॉरी क्या, केवल उभयनिष्ठ लिखो, उभयनिष्ठ भुजा है। ये जो भुजा है वो उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि एक ही तो भुजा है, दो थोड़ी ना भुजा हैं, तो दोनों नहीं लिख सकते। अच्छा, हमने देखिए दो भुजाएं बराबर दिखा दी, एक कोण बराबर दिखा दिया, इसलिए ये तुम्हारा त्रिभुज जो AVO है वो क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम का ये साइन होता है, ठीक है, किसके? ACO के। अगर ये सर्वांगसम है तो CPCT क्या कहता है? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोण तुम्हारा x होगा वो कोण C के, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, यानी कि कोण VAO बराबर होगा कोण CAO के। बस ये से हो गया तुम्हारा सिद्ध, यही हमें सिद्ध करना है। सिद्ध हुआ। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर दिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कराऊंगा, बट एक कंडीशन है, आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ना, वहाँ पे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, तो वहाँ पे जाकर के इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना और आप वहाँ पे केवल क्वेश्चन लिख देना, कह देना क्वेश्चन आप लिखोगे ना तो मैं क्वेश्चन आपके पास इसका वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। अभी नहीं कराऊंगा मैं, अभी मैं करा दूंगा अगर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करोगे, आप कहोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से आपका ही प्रॉफिट है, वहाँ पे आपको PDF CDF पता नहीं क्या क्या मिलते रहेंगे, PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य आपको निकालना है। ये क्वेश्चन है, आपको माध्य निकालना है, माध्य यानी मीन निकालना है आपको। ड़ा नंबर क्वेश्चन है। आकृति में हमें वर्ग अंतराल है दे रखा, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के बाद हमको दे रखा है बारंबारता दे रखी है। देखिए वर्ग अंतराल कितना है? 120 से 130 है। देखो ये कैलकुलेटिव होगा, मुझे पता चल गया ये कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-6 मिनट लगेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में 5-6 मिनट लगेंगे, मुझे ये पता चल गया है, और समझाऊंगा आपको तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे लगता है। चलिए देखते हैं, जितना भी टाइम लगे, आगे करना तो इस क्वेश्चन को हम ही को ही है। 2, 8, 12, 20 और 8, हमें क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालने का एक ही छोटा सा सूत्र होता है, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। कौन सी विधि कहती है ये आपका प्रत्यक्ष विधि के हिसाब से, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। और सिग्मा का मतलब मैं कई बार बताया हूं कि सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना यानी योग करना, ठीक है, योग करना यानी जोड़ना। देखिए वर्ग अंतराल के सामने वाला क्या होता है? F होता है, F है ये। आपको x पता होना चाहिए ना, तो x आपको बनाना पड़ेगा। x कैसे बनता है? x बनाने के लिए ये जो x बनाने के लिए क्या करना होगा? ये जो वर्ग अंतराल है ना, इसको पहले जोड़ो फिर उसका आधा करो, यानी इनको जोड़ो पहले, तो कितना हो जाएगा? 100 200 3 2 5 250, और 250 का आधा कितना होगा? 125। अब क्या गुरुजी इसको भी जोड़ के आधा करें? इतना बार बार करेंगे क्या? नहीं करो, इतना आप क्यों कर रहे हो? आप फिर से इसको जोड़ोगे फिर उसका आधा करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप डायरेक्ट देख लो कितने कितने का अंतर है। देखो इसमें 10 का अंतर है ना, देखो 20 से 30 में 10 का अंतर, 30 से 40 10 का अंतर, तो आप इसमें 10 से जोड़ते जाओ, 10 जोड़ते जाओ, इसमें 10 जोड़ दो 135, इसमें 10 जोड़ दो 145, इसमें 10 जोड़ दो 155, इसमें 10 जोड़ दो 165। बस क्यों इतना टाइम वेस्ट करना? फिर क्या चाहिए? FX चाहिए, तो FX कब मिलेगा? जब आप जब आप इस f और x की गुणा करा देंगे तो आपको FX मिल जाएगा। कराइए गुणा, 200 2 की गुणा कराओ 125 से तो हो जाएगा 250, इसकी गुणा कराएंगे तो 800, देखिए 8 पंजे 40, 8 तियाँ 24, 4 28, 8 एकम 8 9 10। ध्यान से गुणा कराना, नहीं तो गलती हो गई तो बस पूरा खत्म 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 खत्म।
पूरा सब टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर से आपको चेक करना पड़ेगा। इसलिए 12 पंजे 60, 5 चौक 48, 48 में 6 जोड़ने पर कितना होगा, कितना होगा 48 + 6 54 होगा ना, और 12 एकम 12, 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17 होगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, 12 पंजे 60, 5 चौक 48, 48 + 6 54 होगा, 12 एकम 12, 12 5 17, ठीक है। अब 2 से गुणा कराओ, 2 पंचे 10, 2 15 30, 310, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 8 से गुणा कराना, 16 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 और 4 52, 8 एकम 8 5 13, ये कर लिया। देखो गुणा मैंने बताया ना कैलकुलेटिव है, थोड़ी गुणा करानी पड़ेगी बस, और इसमें कुछ नहीं है बेटा, खाली गुणा आपको करानी है बस। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि ये जो एफ एक्स आया इसका सिग्मा करो, यानी जोड़ दो इसको, 0 0 0 0 0, 4 2 6 6 6 5 6 5 11 और 8, देखो 4 2 6 6 5 11 और 8 19, 3 4 4 7 11 11 और 2 13 और 1 14, ठीक है, एक कैरी है, ठीक है, 1 3 और 1 4 4 5 6 और एक कैरी वाला 7। इसके बाद जो f है उसका भी सिग्मा करना है, इसको भी सिग्मा करो, तो देखो ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने, 12 और 8 20 और 20 40 40 50, यानी यहाँ से आ गया तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स, ये कितना है 7490, सिग्मा एफ कितना है, ये 50 है। देखो ये 0 से 0 खत्म, 5 से भाग करना है किसको, 7 4 9 और 5 से। देखो 5 से भाग करने का मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का डबल करके एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो डबल करो, 2 ने 18, 2 चौक 8 और 1 9, 2 7 14 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे तो 149.8 आपका माध्य हो जाएगा, ठीक है। आप भाग करा देना तो इतना ही आएगा 149.8, ठीक है। आप 749 को 5 से भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल होगी काली होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आपने जो ऑब्जेक्टिव किया था ना बिल्कुल वैसा ही है, किया था ना गेंद वाला ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था, दूसरे यानी तीसरा क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव में। देखो एक थैला है आपके पास, मान लेता हूँ ये थैला है, इस थैले में क्या है, ये थैला है, इस थैले में क्या होता है कि गेंदें रखी हुई हैं, गेंदें कैसी हैं, लाल और काली हैं, लाल हैं और काली गेंदें हैं। देखो लाल गेंदें और काली गेंदें कितनी हैं, लाल गेंदें हैं 3 और काली गेंदें हैं 5। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है लाल होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। संभव परिणाम क्या होते हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया लाल गेंद 3 है बटा कुल परिणाम यानी कुल गेंदें कितनी है 8, तो ये आंसर है। दूसरे वाले का देखते हैं क्या आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है काली हो, यानी काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता, प्रायिकता निकालने का वही सूत्र होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, तो संभव परिणाम कितने होंगे, काली कितनी गेंदें हैं 5, टोटल 8, तो ये आंसर और ये आंसर, ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 64 है, सभी पदों का योग 400 है, पदों की संख्या तथा सार्वधानिक ज्ञात कीजिए। यानी एन और एस एन निकालना है और सार्वधानिक यानी डी निकालना है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन तुम्हारा मस्त क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया गया है हमें, प्रथम पद, प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए कितना है तुम्हारा, ए तुम्हारा 5 है, ठीक है, और अंतिम पद यानी एल, अंतिम पद कितना है 64 है, योग सभी पदों का योगफल यानी एसएन दे रखा है 400। तो आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या मतलब एन आपको निकालना है, एन निकालना है, पदों की संख्या के बाद और क्या निकालना है, सार्वधानिक निकालना है आपको, सार्वधानिक को डी से यानी डी निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ना आपसे,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अंतिम पद यानी कि एस एन बराबर सूत्र एक होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। ये एल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अंतिम पद यानी एल था, बाकी अगर वो ए डी कुछ अलग होता तो मैं दूसरा लगाता। एस एन देखिए 400 है, एन हमें निकालना है, ए तुम्हारा 5 है, एल तुम्हारा 64 है। ये इससे गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 800, इधर एन 64 में 5 जोड़ने पर 69 होगा। ये 69 गुणा के बटे में आ जाएगा, यानी एन का मान हमारे पास कितना होगा, इतना होगा। भाग करेंगे क्या, हो जाएगा क्या भाग, 7 से काटें क्या, 9 6 15, नहीं कट रहा ना 69, 7 से भी नहीं कटेगा क्या, 7 से भी नहीं कटेगा, 13 सते 13 पचे 65, 13 अच्छा 78, 13 78, 2 नहीं कटेगा। तो एन तुम्हारा इतना होगा क्या, पदों की संख्या इतनी है क्या। कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है यार इस क्वेश्चन में, क्यों भाई, कुछ क्वेश्चन में ही मुझे मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन्होंने देखो लिख दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन्होंने क्या लिखा देखो आंसर में इन्होंने लिख दिया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, यानी प्रश्न गलत है। तो प्रश्न भाई गलत है तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। मुझे पता चल गया इसका होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है और पदों की संख्या पॉइंट में तो हो नहीं सकती ना, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। ये समीकरण है, हल करना है। पहला ये इन समीकरणों को हल, देखो मैं एक करा दूंगा, एक में पार्ट करा दूंगा, दूसरा वाला आप खुद कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर बी करा देता हूँ, तो बी थोड़ा कठिन है और सरल वाला आप ए कर लेंगे, ठीक है। तो बी में कराता हूँ इसका, ये वाला 2 नंबर में क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में। देखो आपके पास वी में पार्ट करा रहा हूँ तीसरे का अथवा वाला करा रहा हूँ। आपके पास समीकरण है 3x + 4y = 10, पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण है 2x - 2y = 2, ये दूसरी समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को मुझे क्या करना है, हल करना है। तो हल कर दीजिए, सिंपल है। हल करने का मतलब आप जो है इसमें देखो 4 है तो इसको भी 4 बना दो, इसमें 2 से गुणा करा करके, 2 से गुणा कराओगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, समीकरण बन गई थर्ड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट का y और थर्ड का y सेम हो गया। अब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे किसको, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट में आपके पास क्या है, देखिए 3x + 4y = 10, थर्ड में 4x - 4y = 4। जोड़ने पे खत्म हो जाएगा, 4 3 7 होगा, 10 और 4 14 होगा, काटने पे 7 दूनी 14, यानी x का मान 2 है। अगर x का मान 2 है तो y का मान क्या होगा, आप यहाँ से निकाल लीजिए समीकरण सेकंड से, किसी से भी निकाल सकते हैं आप, चाहे सेकंड से निकालो, फर्स्ट से निकालो, इट्स योर चॉइस, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे निकालते हैं। तो देखो 2x, x की जगह 2 रखिए, फिर 2y है बराबर 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2y = -2, ये खत्म होगा, 2 1 कम 2, यानी कि y का मान 1 आएगा। देखो समीकरण हल करना आपको आता होगा विलोपन विधि से, मैं यहाँ पर सिखा नहीं रहा हूँ समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं, वो तो आपको छोटी सी चीज़ें आती होगी, ठीक है। मैंने आपको सोल्यूशन इसका बता दिया है, ठीक है। आपको रिमाइंड करा दिया कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा जो है अपने चरु अच्छों को खोलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है। उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। अरे रे बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैंने बोर्ड एग्जाम दिए थे ना, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट था और ये क्वेश्चन मेरा बोर्ड एग्जाम में आया भी था। आकृति को समझो, पहले क्या है, एक शंकु है जो कि अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले अर्धगोला होगा, ये अर्धगोला है तुम्हारा, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, जैसे कि मैं आकृति में बता रहा हूँ, ऐसे शंकु है। देखो ये अर्धगोला है, इसका ये वृत्ताकार है, तो यहाँ पे ये त्रिज्या होगी, सॉरी ये केंद्र होगा, और केंद्र से यहाँ तक ये त्रिज्या है, और यहाँ से ये तो क्या है, ऊंचाई है h, और ये त्रिज्या है शंकु की। तो देखिए यहाँ पे शंकु, देखो शंकु की जो त्रिज्या है, देखो ये शंकु है ना, तो शंकु की त्रिज्या देखिए r है, और वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो मैं कह सकता हूँ क्या, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी भाई, कितनी दे रखी है, मैं नहीं दे रखी है ना, तो r ही होगी। मैं मान लेता हूँ कैपिटल R है, चलिए कैपिटल R मान ली मैंने,
ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, माना है तो ठीक। अच्छा, ऊंचाई कितनी दे रखी है शंकु की, तो माना शंकु की ऊंचाई हमें पता नहीं दी गई है, तो मैं मान लेता हूँ h होगी, कैपिटल H होगी, ठीक है। चलिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है, r है, यानी शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, इसके बीच कितना अनुपात होगा, यानी r/h निकालना है। मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भैया आपको क्या निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच अनुपात यानी ये निकालना है आपको। आपको प्रश्नानुसार बताया गया है कि प्रश्न में बताया गया है कि क्या बताया गया है, कहा गया है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान है, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के क्या है, समान है, बिल्कुल बराबर है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2πr²। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl, लेकिन l का आपको मान पता है ना, l बराबर क्या होता है, √h² + r²। तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है, एक r यहाँ से कैंसिल होगा, तो 2r बराबर क्या आ गया, l आ गया। तो 2r बराबर l की जगह कितना रखेंगे आप, h² + r²। तो देखिए दो, आपको मैंने बताया कि बराबर के इस साइड या इस साइड आपको अंडर रूट दिखे तो दोनों तरफ वर्ग करना है, अंडर रूट दिख रहा है ना तो वर्ग कर दो, दोनों ओर वर्ग कराने पर, इधर भी वर्ग कराना है, इधर जब आप वर्ग कराएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा, h² + r²। एक और चीज़ है, मैंने यहाँ पे जो है ये जो है ना, ये किसके बराबर है, कैपिटल R के, तो मुझे जो है यहाँ पे क्या लिखना था, कैपिटल R लिखना था यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिटल R है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है साफ साफ, देखिए क्या हुआ कि मैंने दोनों तरफ वर्ग करा दिया, ठीक है, तो इधर भी मैंने देखो स्क्वायर लगा दिया, और इधर जब आप स्क्वायर लगाएंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। यहाँ से देखो 2 का स्क्वायर 4 और ये r², यहाँ से h² है प्लस r²। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बहुत देर से बैठे हुए हैं, बिल्कुल शरीर जकड़ गया है, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना हम कर सकते हैं। देखिए प्लस का r² इधर भेज दीजिए, माइनस का r² होगा, इधर आपका h², 4r² में से एक r² चला गया तो 3r² बचा, और इधर आपका h² है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि r², इस स्क्वायर को इधर भेज दो, उधर कुछ नहीं तो एक बचा होगा, और एक गुणा में 3 बट्टे में चला जाएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्या, r², r और h, इसका भी स्क्वायर हटा ला, इसका भी स्क्वायर हटा ला, और होल स्क्वायर लगा दिया, इधर आपका 1/3 है। मुझे r/h निकालना था, जो कि आ गया, स्क्वायर हटाने पे रूट लगेगा इसके ऊपर, तो ये आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर आपका, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और √3 का वर्गमूल √3, ये अनुपात आ गया। क्या आ गया भाई, r बटे का मतलब अनुपात, h बराबर 1 बटे का मतलब अनुपात √3, ये आ गया, 1 अनुपात √3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मैं कल कोचिंग पढ़ा रहा था ना बच्चों को, तो ये कोचिंग में मैंने क्वेश्चन कराया था, आज आपको करा रहा हूँ। देखो बस खत्म होने वाला सेशन, बस 2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी निपटा देंगे थोड़ी देर में। देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये चौथे का ना, चौथे का, ठीक है। एक ऐसा है, क्या है, एक बेलन है, ठोस बेलन है, ठीक है, एक ये बेलन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, बेलन है, और इस बेलन में से क्या होता है कि इसी त्रिज्या, जो अभी इसकी त्रिज्या है, अभी इसकी ये केंद्र होगा, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, r होगी, और ये भी केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये त्रिज्या r होगी, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, बेलन की बात कर रहा हूँ मैं, बेलन की ऊंचाई है। तो इसी ऊंचाई, इतनी ही ऊंचाई और इतनी ही त्रिज्या का एक इसमें से क्या होता है, खोल काट लेते हैं,
शंकुआकार खोल काट लेते हैं, मतलब शंकु काट लेते हैं इस तरीके से। देखो ये शंकु मैंने जो काटा है, देखो ये जो शंकु मैंने काटा है इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो यही तो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो ये अच्छी है। और इसकी त्रिज्या देखोगे, इस शंकु की त्रिज्या देखो कितनी है, ये देखो शंकु की त्रिज्या कितनी है, आर है। मतलब इसी ऊंचाई और इसी जो ये बेलन की ऊंचाई है, इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का आपने ये लाल लाल जो है हिस्सा काट दिया। तो बचा कितना हिस्सा, ये हिस्सा बचा है, ये हिस्सा बचा, ग्रीन ग्रीन हिस्सा बचा हुआ है। और ये जो हिस्सा बचा हुआ है ना, आपको इसी का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ये अब आपको गुरुजी ये वाला वाइट वाला ये तो चला गया, जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये चला गया हिस्सा, ये आपको नहीं निकालना है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था और ये आपको समझना था ऐसे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन दैट हमें दे रखा है कि ये जो बेलन है, देखो जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या है, जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई है। यानी मुझे दे रखी है बेलन व शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या दे रखी है क्या, नहीं त्रिज्या नहीं, हमें व्यास दे रखा है। हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी है। तो हमें यहाँ पे व्यास दिया गया है, कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अगर व्यास इतना है तो शंकु और बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, इसको 2 से भाग कर दोगे तो 1/4 को 2 से भाग करने पे हमें त्रिज्या मिल जाएगी 0.7, 2 सते 14 सेंटीमीटर में। और ऊंचाई देखिए, बेलन व शंकु की ऊंचाई यानी h कितनी होगी भाई, कितनी हमको दे रखी है इसमें 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए यहाँ पे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए कैसे निकलेगा, बताइए कैसे निकलेगा। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से लिपटा हुआ हो, चारों तरफ से लिपटा हुआ भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बताइए ये एरिया कैसे आएगा, ये आपको पता है ना, यहाँ पे ये क्या है बेलन है। तो हम बेलन का जब पृष्ठ लगाएंगे, तो ये देखिए बेलन है, तो बेलन का जब हम पृष्ठ लगाएंगे तो पृष्ठ का मतलब क्या होगा, केवल इधर वाला और इधर वाला भाग। देखो ये बेलन है, देखिए ये क्या तुम्हारा बेलन है, तो बेलन के सिर्फ इस वाला लिपटा हुआ, चारों ओर से लिपटा हुआ भाग, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा और ये वाला हिस्सा आ जाएगा। कौन से पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ये वाला जो सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा ये नहीं आएगा, ये ऊपर वाले जो गोले दिख रहे हैं ये नहीं आएंगे, ये सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल में आएंगे। अच्छा ये आपको सब कुछ लेना है तो संपूर्ण लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है जब आप इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो आपको ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ मिल जाएगा। यानी मैं यहाँ से लगाऊंगा बेलन का पृष्ठ, चलिए तो इतना तो मिल ही जाएगा मुझे। फिर मुझे ये भी तो चाहिए ना, हाँ ग्रीन ग्रीन, यानी वृत्त का स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर लगाना चाहिए। और देखो मुझे क्या चाहिए, और देखो पृष्ठ तुम्हारा बढ़ गया है, ये पृष्ठ तुम्हारा ये हो गया है, ये पृष्ठ ये भी तो है ना तुम्हारा शंकुआकार। तो शंकु का जब हम पृष्ठ लगाएंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, इतना ये पृष्ठ मिल जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे शंकु का पृष्ठ, शंकु का पृष्ठ। बस अब आप कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी ये जो है ये शंकु तो काटा गया है, आपने जोड़ा क्यों, आपने जोड़ा क्यों, इसे तो घटाना चाहिए था आपको, आपने लगता है गलत कर दिया है। मैंने गलत नहीं किया है, आपने गलत पढ़ रखा है या आपने गलत सोच रखा है। अगर हम कोई चीज़, देखिए मान लो यहाँ आपके पास क्या है, एक केक है, एक केक है, ये केक है। इस केक में क्या होता है, ये बिल्कुल केक है, तो केक का पृष्ठ क्या होता है, केक का पृष्ठ केवल ये है, केक का पृष्ठ केवल ये है। अगर मैं कह दूं आपसे कि आप इसमें से, आपके पास एक चम्मच इस तरीके का चम्मच है, ऐसे चम्मच है, और इस चम्मच से आप जो है इसमें निकाल लीजिए थोड़ा सा केक, तो आप इतना हिस्सा केक का निकाल लेंगे इस चम्मच को अंदर डाल के, तो इतना हिस्सा। अब बताओ पृष्ठ कितना हो गया, अब पृष्ठ कितना हो गया, देखो पृष्ठ पहले इतना था केवल, अब ये पृष्ठ बढ़ गया, देखो पृष्ठ अब इतना बढ़ गया। मतलब हम जब कोई चीज़ निकालते हैं, कोई चीज़ जब हम निकालते हैं तो पृष्ठ क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हो उसके विपरीत काम हो रहा है यहाँ पे। बस आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बेलन का पृष्ठ क्या होता है, सूत्र बताइए, 2πr/h होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है। और शंकु का पृष्ठ क्या होता है, πr/l। यहाँ से देखिए पाई आर कॉमन है, निकाल लेंगे जब आप, तो यहाँ से 2h बचेगा, यहाँ से पाई और r चला गया, 2r था 1r चला गया, केवल r बचा, यहाँ से पाई आर चला गया, केवल l बचा।
अच्छा गुरुजी एल तो मुझे पता ही नहीं है, अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए आप, यहीं पे तो फंस गए आप। एल तो आपको पता नहीं है, अब आप क्या करोगे भाई, एल निकाल ले, एल नहीं पता तो निकाल लो। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच, एच कितना है आपका, देखो एच कितनी है, जो ऊंचाई है वो कितनी है 2.4 है ना, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर त्रिज्या कितनी है आपको देखो, त्रिज्या 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर। तो यहाँ से एल आपको मिल जाएगा कितना, 2.4 गुना 2.4 करने पे 5.76 आएगा, 0.7 करने पे 0.49 आएगा। यहाँ से आपका जाएगा 6.25, ये 2.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप इसका 625 का वर्ग 25 होता है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो एल आपको मिल गया है, पाई का मान 22/7 यहाँ रख दो, 22/7। आर कितना है आपका देखो 0.7 है, 2h, एच कितना है देखिए, एच तुम्हारा 2.4 है, 2.4, और आर कितना है देखिए, आर तुम्हारा 0.7 है, और एल देखिए एल तुम्हारा आ गया है 2.5, अभी मैंने निकाला ना 2.5, बस। तो देखो 22/7, ये पॉइंट काटने पे 10 बढ़ेगा, यानी 7/10, गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, और ये 0.7 है और ये 2.5 है। यहाँ से 7 से 7 खत्म, 2 1 कम 2 1 कम 2 पंचे 10, यानी 11/5 आ गया। यहाँ से देखिए 8 7 15 5 20, 4 2 6 7 8, ये आ जाएगा 8 11 8 88/5, भाग करने पे आएगा ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। और अप्रॉक्सीमेटली आप इसको कह सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 17.6 का अप्रॉक्सीमेट करेंगे जब आप तो 18 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई और दूरी PX ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने के, ठीक है। तो देखिए क्या है कि भूमि पर क्या है, एक बिंदु है, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, एक भूमि बना लो, भूमि के ऊपर एक बिंदु बना लो, मैंने एक बिंदु बना लिया यहाँ पे, मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर स्थित बिंदु x, यानी ये x बिंदु है, से ऊर्ध्वाधर टावर PQ की ऊंचाई, यानी इस x से, ये x है, ठीक है, ये x है, तो इसके ऊपर x से जो है एक टावर खड़ा हुआ है, क्या है, एक टावर खड़ा हुआ है, मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे जो है, यहाँ से कहीं पे दूर पर, मान लो यहाँ पे एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक टावर खड़ा है, टावर क्या खड़ा है, टावर PQ, यानी टावर तुम्हारा PQ है, टावर PQ के शीर्ष Q, देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो टावर तुम्हारा PQ है, शीर्ष Q है, यानी Q कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, शीर्ष पे होगा, यानी Q अगर यहाँ पे है तो टावर PQ, यानी ये Q है तो ये तुम्हारा P होगा, ठीक। फिर आगे पढ़ेंगे आप, तो बोला गया है का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी इस वाले बिंदु से इस शीर्ष का Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। आगे देखिए, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु, यानी बिंदु x से, यानी x से 40 मीटर की दूरी पर, मान लेता हूं यहाँ पे, यहाँ ये 40 मीटर है, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y, यानी यहाँ पे एक y बिंदु है, ये वाला बिंदु y है, y से q का उन्नयन कोण 45 है, इस वाले बिंदु से इस q का उन्नयन कोण कितना है, इस वाले बिंदु से यहाँ से, देखो ये आधार डालना पड़ेगा आपको ऐसे करके, इस x से इस y से इस q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आपको क्या बताना है, PQ की ऊंचाई बतानी है, ये जो PQ है इसकी ऊंचाई, और PX बताना है, ये PX बताना है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, आपको ये PX निकालना है और आपको ये बताना है। तो सिंपल है, इसे PX, इसको ये नाम दे दो, ठीक है, ओके, सही है। आपको क्या क्या निकालना है, PQ निकालना है और PX निकालना है, PQ निकालना है हमें और PX निकालना है हमें। देखो बेटा, अगर ये तुम्हारा 40 है तो इसके सामने ये भी तुम्हारा इतना हिस्सा 40 मीटर का होगा, तो अगर मुझे इतना हिस्सा तो पता चल गया है, केवल मुझे इतना हिस्सा चाहिए, तो इतने हिस्से को मैं x मान लेता हूँ,
इतने हिस्से को मैंने x मान लिया। तो अगर हम त्रिभुज क्यू एक्स पी में चलें, तो त्रिभुज क्यू एक्स पी में इसमें आप टेन थीटा ले लेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, लंब कितना है, पूरा ये लंब होगा, लंब यानी 40 और ये x यानी 40 प्लस एक्स, भाई पूरा टोटल है ना, ये टोटल कब आएगा, ये 40 इतना और ये x यानी 40 और प्लस एक्स, तो लंब आ जाएगा। आधार कितना है, आधार तुम्हारा ये पी एक्स है। तो देखो टेन 60 का मान √3 होता है और ये ऊपर है 40 प्लस एक्स और नीचे तुम्हारा पी एक्स है। पी एक्स की इधर गुणा कराने पे हमें मिलेगा पी एक्स √3, ठीक है, पी एक्स √3 इधर आ जाएगा तुम्हारा 40 प्लस एक्स। पी एक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे जब आप, तो पी एक्स बराबर 40 प्लस एक्स, √3 गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा। आपको एक चीज़ पता है कि √ नीचे नहीं होता तो इसका हर परमेकरण कराएंगे आप, ठीक है। आपको अगर पता नहीं तो आप याद कर लीजिए कि हर में कभी √ नहीं होता, तो √ को हटाने के लिए हमें हर परमेकरण करना होता है। तो पी एक्स बराबर ये क्या है 40 प्लस एक्स, ये गुणा होगा √3 से, या √3 को √3 से गुणा होगी तो 3 आ जाएगा। तो पी एक्स हमें ये मिल गया, इसे समीकरण नाम ए दे दीजिए। फिर आगे आप पढ़ेंगे कौन से त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज ले लिया, आप इस वाले पे आ जाओ। त्रिभुज क्यू वाई ए में, त्रिभुज क्यू वाई ए में भी आप टेन थीटा ही लेंगे, तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार, टेन थीटा, इसमें थीटा 45 है और लंब देखो इसमें थीटा 45 और लंब तुम्हारा केवल x है और आधार तुम्हारा क्या है, देखो ये वाली भुजा जो है इसके बराबर थी, तो ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इस के बराबर होगी। मतलब इस ए वाई की जगह पर मैं इस पी एक्स को भी लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है और मुझे पी एक्स ही चाहिए, तो इसलिए मैं पी एक्स ही लिखूंगा। बाकी लंब तुम्हारा कितना है, इस वाले त्रिभुज में लंब तुम्हारा x है और आधार तुम्हारा ये है, लेकिन इस आधार की जगह पर मैं ये लिखूंगा, ये वाला पी एक्स लिखूंगा, ठीक है। टेन 45 का मान कितना होता है 1 और इधर x बटा पी एक्स कम पी एक्स बराबर x। पी एक्स का मान कितना है, ये देखिए है, ये रख दीजिए, पी एक्स की जगह पर कितना रखेंगे आप 40 प्लस एक्स √3 बटा 3 बराबर x। इसके बटे कुछ तो बन एक की तरह गुणा कराने पर 40 प्लस एक्स √3, 3 की x से गुणा होगी तो 3x। यहाँ से आपको देखोगे तो 40 √3 कम, इसकी √3 से गुणा होगी, √3 की फिर x से गुणा होगी तो x √3 और इधर आपका 3x है। यहाँ से तुम्हारा 40 √3 है, ये बराबर में 3x, प्लस का इधर भेज देंगे जब आप, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस x √3, ठीक, ये आ गया। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपका 40 √3 है, यहाँ से देखिए x और x कॉमन है तो क्या बचेगा 3 माइनस √3। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप √3 भी कॉमन निकाल सकते हो। कैसे, ऐसा क्यों सर जी, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, तो इसे 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 गुना √3 और ये माइनस का √3 है। आप बताओ आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते, तो दोनों तरफ √3 है, तो कोई यहाँ भी √3 है यहाँ भी √3, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एक चला गया, एक बचेगा √3, यहाँ से चला गया तो 1 बचेगा। अब देखो ये कट गया, सॉरी ये बार कटेगा, ठीक है, 40 नहीं कटेगा, गलती से कट गया, तो 40 बराबर आ गया x, ये √3 माइनस का 1, केवल मुझे x चाहिए तो इसको मैं बट्टे में भेज दूंगा, ये बट्टे में आ जाएगा बराबर में x। अब देखिए x बराबर आ जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1 है, नीचे √ नहीं होता तो हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा, वर्गमूल में कह रहा हूँ हर परमीकरण करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो इसको हम हटा देंगे तो ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर परमीकरण करने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो x बराबर 40 और ये √3 प्लस 1, देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर का, तो a² a कितना है √3 इसका स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो x बराबर 40 √3 प्लस 1 देखो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 में से गया 2 बचा, 2 से काटने पे 2 दूनी 4, यानी x हमारे पास आ गया 20 √3 प्लस 1 मीटर। ये केवल x आया है, मुझको क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था पी क्यू, तो मुझे x भी मिल गया और इस 40 में भी इस x को जोड़ दूंगा तो मुझे पी क्यू मिल जाएगा,
पी क्यू मुझे चाहिए था, तो पी क्यू मिल गया है, अतः पी क्यू बराबर एक्स प्लस 40। तो पी क्यू बराबर एक्स कितना है, ये आया देखो 20 इंटू √3 प्लस 1, ये प्लस 40। पी क्यू बराबर आप यहाँ पर छोड़ना चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं मीटर में, बाकी आगे बढ़ाना चाहे तो 20 कॉमन भी हो रहा है, तो कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 और 20 दूना 40 मीटर। इसे आप ऐसे कह सकते हैं पी क्यू बराबर 20 √3 2 रेख 3 मीटर। अगर आप इतना छोड़ दो, ठीक है, आगे मत बढ़ाओ, ठीक है, आगे आप मत बढ़ाओ, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, बताइए समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बढ़िया, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पी क्यू भी निकाला था क्या, आगे और कुछ निकालना था क्या? अच्छा, पी एक्स भी निकालना था मुझे, ये पी एक्स, तो ये पी एक्स कब आएगा मुझे बताओ, ये पी एक्स कब आएगा मेरे भाई? देखो पी एक्स आपका यहाँ से आ जाएगा, पी एक्स समीकरण ए से, तो समीकरण ए से हम चलेंगे, ए से समीकरण ए में आप देखेंगे पी एक्स बराबर ये है 40 प्लस कुछ है, पी एक्स बराबर 40 प्लस एक्स √3 बटा में कितना है, 3 है, तो पी एक्स बराबर 40 प्लस एक्स का मान कितना है, ये है, रख दो यहाँ पे 20 इंटू √3 प्लस 3, और देखो बाहर कितना बैठा हुआ है, बाहर √3 बैठा हुआ है, नीचे तुम्हारा 3 है, तो पी एक्स बराबर 40, देखो ये थोड़ी कैलकुलेटिव है, ठीक है, आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है, ध्यान से करेंगे। 20 √3 हो जाएगा ये गुणा कराने पर, और 20 तियाँ 60 हो जाएगा ये, और बाहर √3 बैठा हुआ है, नीचे आपका 3 है, ठीक है। आगे आप इतना छोड़ना चाहें तो आप इतना छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा सोल्व करके मैं यहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है। 60 और 40 यहाँ पर 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 20 √3, और बाहर √3 है और नीचे 3 है, और ये मीटर में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम नहीं करेंगे सॉल्व, इतना ही छोड़ दो, बाकी आगे सॉल्व कर सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी? 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, यहाँ पे चित्र को समझो ध्यान से। एक क्या है यहाँ पे, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ऐसे समुद्र है तो समुद्र मान लो एक समुद्र इस तरीके से है, ओके। समुद्र में क्या होता है, पानी होगा भाई, पानी होगा, और क्या होगा उसमें, नहीं तो दरिया दरिया हो गया सब। एक प्रकाश स्तंभ, अच्छा एक समुद्र है तो समुद्र के तट पर एक यहाँ पर प्रकाश स्तंभ खड़ा हुआ है भाई, मतलब प्रकाश स्तंभ लगा हुआ लाइट वगैरह के लिए, इस तरीके से प्रकाश स्तंभ है तुम्हारा हरा वाला। प्रकाश स्तंभ से देखने पर, मतलब यहाँ पे आप खड़े होकर देखोगे, जब देखने पर समुद्र तल में दो जहाज, यानी ये समुद्र है, इस तल पर दो जहाज है, मान लो एक जहाज यहाँ पे है और एक जहाज इसके पीछे ही होगा फिर, क्योंकि ठीक पीछे बोला गया है कि अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इस वाले के साथ कितना है, 30 डिग्री है कोण, और इस वाले के साथ कितने का एंगल का कोण बन रहा है, 60 डिग्री, नहीं 45 का है, सॉरी 45 का है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, यानी ये वाला जहाज जो है इसके कितने पीछे, 50 मीटर की दूरी पर है भाई, पीछे है, कितना पीछे होगा, 50 मीटर दूर होगा, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, यानी समुद्र का तल यहाँ पे होगा, समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की दूरी, यानी ये बतानी है आपको, ओके। सो ए बी सी और डी, चलिए करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे हम, देखिए सॉल्यूशन ही डालते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हम चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में, क्या चलेंगे भाई, किस में चलेंगे, ए सी बी में हम चलेंगे, बताइए, ओके। ए सी बी में हम चलेंगे तो इस त्रिभुज में आप टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा। इस वाले त्रिभुज में थीटा कितना है, 45 है, लंब कितना है, आपको लंब क्या पता है, क्या लंब आपको पता है, आपको लंब नहीं पता है, तो लंब तुम्हारा ए बी है तो ए बी ही लिख दो, आधार आपको पता है, नहीं पता तो बी सी लिख दो। टेन 45 का मान तो पता है 1 होता है,
ये ए बी बटा बी सी हो जाएगा, बी सी कम बी सी, तो बी सी बराबर ए बी आ गया। तो यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि भैया बी सी बराबर ए बी है, ठीक है, बी सी बराबर ए बी है। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ए डी वी में। इस त्रिभुज में अब क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। भाई टेन ही थीटा लेना है आपको। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा, थीटा कितना है 30 है। लंब कितना है तुम्हारा, लंब तुम्हारा यही ए बी है। आधार कितना है तुम्हारा, आधार तुम्हारा ये पूरा आधार है ना, बड़ा ये पूरा त्रिभुज लिया तुमने, तो आधार तुम्हारा ये पूरा होगा, यानी 50 प्लस बी सी है। देखो टेन 30 का मान 1/√3 होता है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, तो बी सी लिख दोगे इसकी जगह पर। नीचे है 50 प्लस बी सी। अब देखो इधर इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो 50 की इधर गुणा कराने पे हो जाएगा 50 प्लस बी सी, इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बी सी √3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50 बराबर बी सी √3, प्लस का बी सी इधर आएगा, माइनस का बी सी हो जाएगा, तो 50 यहाँ से बी सी कॉमन लेने पे हमें मिलेगा √3 माइनस का 1। ये गुणा में है तो ये बट्टे में इधर आ जाएगा 50 के, और इधर तुम्हारा बी सी बचेगा। तो यहाँ से हमें एग्जैक्टली बी सी इतना मिल गया है, कितना मिल गया, 50 बटा √3 माइनस 1। आपको मैंने बताया नीचे √, नहीं होता, हटाने के लिए हर परमीकरण करना पड़ेगा, तो हर परमीकरण करने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा ये प्लस का। तो बी सी बराबर ये आ गया 50, देखिए 50 की इधर गुणा होगी तो 50 √3 प्लस 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी करने पर आप करेंगे क्या, ए स्क्वायर होगा, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, तो बी सी बराबर आ जाएगा 50 √3 प्लस 1/2। ठीक, अब 2 से काटेंगे इसे 25 बार में, तो यहाँ से हमें बी सी मिल गया है 25, कितना मिल गया भाई, बी सी मिल गया है 25 इंटू 1/3 प्लस 1 मीटर में, वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 इंटू 1/3 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। मुझे यही बताना था, मुझे क्या बताना था, मुझे यहाँ से लेकर के इस समुद्र तल है, ये समुद्र का तल है, यहाँ से लेकर के इस ये जो लाइट लगी हुई है यहाँ तक की दूरी बतानी थी आपको बी सी बताना था, जो कि आपने निकाला है 25 इंटू 1/3 प्लस 1। ओके, इस तरीके से हमने आपको ये पूरा कंप्लीट सेट करा दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, एक क्वेश्चन आपको कराया है। ठीक है, बाकी ये जो अगला सेट है आपका लास्ट सेट है शायद ये, इसके बाद देखते हैं कोई सेट है कि नहीं, 7 के बाद 8 है कि नहीं, बस 7 ही सेट हैं। तो ये जो मैंने सेट है अगले सेट में हम करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको ये सेट कराएंगे, सेट नंबर 7CB। ठीक है, अगली क्लास में हम इस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगली क्लास में हम ये सेट सॉल्व करेंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल है भैया, वीडियो को लाइक करोगे तभी अंदर से मोटिवेशन आएगा आपको पढ़ाने का, तभी मैं क्लास लाऊंगा। अगर लाइव के बारे नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप अगर लाइक नहीं करते हो ना, आप लाइक नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है, आप लोगों को क्लासेस पसंद नहीं आ रही हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कोई वीडियो बनाता नहीं, मैं क्लास देता नहीं हूँ। तो ज़रूर से लाइक किया करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।